अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं ओकाड़ा में। नाज़रीन, आपने हमेशा बचपन से ये सुना भी, पढ़ा भी, देखा भी कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन ज़रई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में ना फ़सलों में उस तरह से तरक्की आई, ना लाइफ स्टॉक में कभी उस तरह से तरक्की आई, बल्कि ख़बरें ये आती थी कि पाकिस्तान ने ये फ़सलें इतने अरब रुपए की एक साल में इंपोर्ट कर ली हैं। पाकिस्तान के पास इतनी फर्टाइल लैंड है, पाकिस्तान के पास लोग हैं, लेकिन चीज़ें हमने कभी पॉजिटिव सेंस में नहीं देखी। लेकिन पिछले साल के एक अदाद शुमार में सिर्फ आपको बताऊं कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में जब फिगर्स आए तो ये लगा कि एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में जो ज़राअत का शोबा है वो मज़ीद नेगेटिव गया है, यानी हम उसमें भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन मजमूई तौर पर जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ नज़र आई वो थी लाइफ स्टॉक की, और एक ही साल में लाइफ स्टॉक एकदम से ऊपर नज़र आया। उसकी वजूहात क्या हैं, ये एकदम से जहनों में नज़र आया कि क्या पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में जानवर पैदा होना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में अफजाइश नस्ल हो रही है। ऐसा नहीं है, ये कुछ तकनीकी मामला है जिसको समझना चाहिए। पाकिस्तान में SAFC के तहत बैरूनी सरमायाकारी के लिए कोशिशें हो रही थी, लेकिन एक चीज़ जो हमने देखी वो बहुत ही खूबसूरत थी, वो थी पाकिस्तान में ज़राअत पर काम और स्पेशली इन लाइफ स्टॉक में GCLI का क़याम हुआ, और GCLI के क़याम के बाद मसनूई अफजाइश नस्ल के लिए एक सेंटर ओकाड़ा में बनाया गया है। इसमें क्या कुछ है एक आम आदमी के लिए, एक आम किसान के लिए जो हमेशा ये सोचता था कि उसके साथ जो कॉरपोरेट लोग हैं जो अपनी कॉरपोरेट फार्मिंग कर रहे हैं, उनके पास बेहतरीन सीमंस मौजूद होते हैं, इंपोर्ट कर रहे थे अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, डिफरेंट कंट्री से, और उनकी डेयरी की मसनूआत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही, लेकिन जो एक आम किसान है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। GCLI के तहत ये जो फैसिलिटेशन सेंटर बना है, इसमें क्या सहूलियात हैं, किस तरह से यहाँ पर जेंडर सॉर्टेड सीमन तैयार हो रहा है और कैसे फैसिलिटेट हो रहा है, और अगले आने वाले सालों में पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक में बेहतरी कैसे आएगी, आज इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम सेंटर का भी विज़िट करवाते हैं, जानवर भी आपको दिखाते हैं, लैब्स अंदर मौजूद हैं उसको भी आपको विज़िट करवाएंगे। तो चलिए आज ये स्पेशल प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के लिए वो पंजाब का मोस्ट फर्टाइल एरिया है, वो डिवीज़न साहिवाल कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं और GCLI के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहला बुनियादी सवाल डॉक्टर साहब वो ये बनता है कि ये GCLI क्या है, और ये स्पेशली जो सेंटर है ये क्या है, ये कहाँ, यहाँ पे क्या क्या होता है बताएं। GCLI के तक यहाँ पे जेंडर सॉर्टेड सीमन लैब, IVF लैब, और इसके साथ हमारे एनिमल्स के लिए फार्म यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। जो हमारी सीमन लैब है, इसके अंदर हमने इसके लिए इम्पोर्टेड बुल्स अमेरिका से, ब्राज़ील से, ऑस्ट्रेलिया से हमने इंपोर्ट किए। अच्छा। जिनके हम सीमन से यहाँ पे सॉर्टेड सीमन तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर फीमेल भी और मेल दोनों हम स्ट्रॉस इसके यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे ये एक्चुअली ST जेनेटिक्स के तहत हम यहाँ पे लैब लेके आए हुए हैं। पाकिस्तान में ये फर्स्ट एवर लैब है जो यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश की है। पाकिस्तान में अभी ये ईज़िली अवेलेबल कर दिया है हमने फार्मर के लिए, जो स्ट्रॉज हैं, सॉर्टेड स्ट्रॉज हैं। इसके साथ साथ हम IVF लैब यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है। इसके तहत हम ये दो अलग अलग लैब्स जी, दो सेपरेट लैब्स हैं। अच्छा, दोनों का क्या फंक्शन है? एक का फंक्शन ये है कि यहाँ पे हम सॉर्टेड सीमन स्ट्रॉ तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अगर हम फीमेल बच्चा लेना चाहें तो फीमेल होगा, अगर मेल बच्चा लेना चाहें तो मेल बच्चा होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लैब जो ST जेनेटिक के तहत हमने तैयार की हुई है, वो ये सीमन तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड वन हमारी IVF लैब है, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब कहते हैं। इसके अंदर हम एम्ब्रियो तैयार करते हैं, जो हम इसको हम जेंडर सॉर्टेड एम्ब्रियो भी तैयार हो जाएगा। इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के एम्ब्रियोज तैयार करेंगे, जिसमें ब्राह्मण होगा। हम इसके अंदर वैग्यू का भी तैयार करेंगे। हम जो मीट पर्पज़ के लिए होंगे वो भी एम्ब्रियो तैयार होंगे, जो डेयरी फार्म्स के लिए होंगे, डेयरी पर्पज़ के लिए होंगे, वो भी हम तैयार करेंगे यहाँ पे। थर्डली जो हमारा इसमें सेक्शन है वो हमारा फार्म्स है, जिसके अंदर हमारे ये बुल्स हैं, हमारे पास रेसिपिएंट फीमेल्स अवेलेबल हैं। बुल्स डेफिनेटली रिक्वायर्ड हमें ST जेनेटिक में जो हमने सॉर्टेड स्ट्रॉ तैयार करने हैं उनके लिए बुल्स हमें चाहिए।
हमने रिसेंटली अमेरिका से बुल इंपोर्ट किए हैं और हमारे ऑस्ट्रेलिया से भी बुल्स इंशाल्लाह जल्दी हमारे पास पहुंच रहे हैं। ठीक है। ब्राज़ील से हमारे पास आए हुए हैं, हमारे पास अराउंड को 12 ब्रीड्स हैं। अच्छा, यहाँ बड़ा डॉक्टर साहब सवाल है कि हमने कॉर्पोरेट में तो देखा है लोग इंपोर्ट भी कर लेते हैं ऐसे में, लेकिन एक आम जो फार्मर है जिसके पास 15, 20, 10 जानवर हैं वो करना चाहता है, तो इजी टू एक्सेस है, उसको ये फैसिलिटी मिल सकती है या मिल रही है, या ये भी है कि बस वो ख़ास ये भी कॉर्पोरेट की तरफ है? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में डेफिनेटली वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमने ये लैब यहाँ पे इस्टेब्लिश की है ताकि हमारे जो छोटा फार्मर है, जिसको हम छोटा कहेंगे कि जिसके पास 5 एनिमल है, 10 एनिमल है, वो उसके लिए एक्सेसिबल हो, वो ईज़िली उसके लिए एक रेट, डेफिनेटली उसके लिए रेट बहुत मैटर करता है कि जी मुझे कितना सस्ता मिलेगा और एक्सेसिबल भी हो कि ईज़िली पाकिस्तान में अवेलेबल हो। तो इस लैब के आने की वजह से मार्केट के अंदर प्रेजेंटली तमाम ब्रीड जो मैंने आपको बताई हैं, इनका सीमन अवेलेबल है जो सस्ते दामों फार्मर को मिल रहा है। और इसकी सक्सेस रेट भी अच्छा आ रहा है, जो अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके जी पास? वो भी आपको इंशाल्लाह फार्मर से भी मुलाकात करवाएंगे, उसके अंदर वो आपको बताएंगे कि जो रिजल्ट्स हैं जो हमें लास्ट 3-4 मंथ से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं जी, उसके बहुत अच्छे। ठीक है डॉक्टर साहब, विजिट भी करते हैं यहाँ पे पूरे सेंटर का, लैब्स भी देखते हैं, फार्मर आए हुए हैं वो कुछ अपने यहाँ पर इसी काम के लिए, उनसे भी पूछते हैं कि उनका तजुर्बा कैसा रहा है, और फिर चल के आपको बुल भी दिखाते हैं जो असल देखने वाली चीज़ है। दूर से बहुत ज़बरदस्त और बड़े खूबसूरत लगते हैं। चलते हैं, आपको दिखाते हैं डॉक्टर साहब, आए चलें। इस वक्त हम मौजूद हैं जेंडर सॉर्टेड सीमन लैब में, और यहाँ जो लैब के CEO हैं इरफान हबीब, वो मौजूद हैं, उनसे ब्रीफ लेंगे कि यहाँ बेसिकली क्या होता है। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये लैब हमें नज़र आ रही है, बड़ा ज़बरदस्त काम क्या है, क्या यहाँ पे वर्क क्या होगा? ये पाकिस्तान की पहली जेंडर सॉर्टेड सीमन लैब है जो कि ST जेनेटिक्स USA की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में ये पहली जेंडर सॉर्टेड सीमन लैब है। इस वक्त हम ओकाड़ा में मौजूद हैं, आइए आपको विज़िट करवाते हैं। सर प्लीज़। अच्छा, ये लैब किस तरह से वर्क होता है, काम किस तरह से जो सीमन्स का है वो यहाँ प्रोसेस करते हैं? हम रॉ इजैकुलेट रिसीव करते हैं क्लाइंट से, उसके बाद हम इस सीमन की इवैल्यूएशन करते हैं। आइए आपको प्रोसेस दिखाते हैं। प्लीज़। यहाँ पास बॉक्स से हम रॉ सीमन रिसीव करते हैं, यहाँ पर सीमन की इवैल्यूएशन होती है, सीमन के डिफेक्ट्स चेक किए जाते हैं, उसके बाद सीमन की कंसल्टेशन ली जाती है। अगर हम सीमन क्वालिटी क्राइटेरिया मीट करता है जो कि ST जेनेटिक्स के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर सीमन इनिशियल क्राइटेरिया मीट करता है तो हम उसको फिर सैंपल प्रिपरेशन के लिए ले जाते हैं। सैंपल प्रिपरेशन होती है यहाँ पर जिसमें हम स्टेन लेवल सेट करते हैं। इसके बाद सीमन चला जाता है सॉर्टिंग मशीन्स के ऊपर। सॉर्टिंग मशीन में सीमन तकरीबन 8 घंटे प्रोसेस होता है, जहाँ पर हम मेल और फीमेल स्पर्म्स को अलग कर सकते हैं। कस्टमर की डिमांड के मुताबिक अगर उनकी रिक्वायरमेंट फीमेल सेक्स सीमन है तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं, और अगर मेल जेंडर सॉर्टेड सीमन है तो हम वो उसके लिए तैयार कर लेते हैं। अभी तक जो रुझान है ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में और ख़ास स्पेशली पंजाब में, वो किधर होता है, फीमेल सीमन्स की तरफ या मेल सीमन्स की तरफ? क्योंकि आज हमने पहले यही हमेशा सुना कि कटी हो जाएगी या बच्चियाँ हो जाएगी तो वही फ़ायदे में होता है। तो अभी कोई रुझान बदला है कि हम मीट की तरफ भी जा रहे हैं या अभी भी वही है फीमेल? मार्केट ट्रेंड हमेशा चेंज हो रहे होते हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त बीफ का काफ़ी रुझान है। जो डेयरी फार्मर है जिसका मकसद मिल्क प्रोड्यूस करना है, उसको फीमेल जेंडर सॉर्टेड सीमन चाहिए होता है। और जो फैटनिंग फार्मर है जो बीफ प्रोड्यूस करता है, चाहे वो ईद के लिए कर रहा है या किसी प्रोसेसर को बेचने के लिए कर रहा है, उसकी प्रेफरेंस होती है उसके पास मेल एनिमल है जिसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। इस वक्त जो ज़्यादा डिमांड है मार्केट में वो फीमेल जेंडर सॉर्टेड सीमन की है। कितनी एक्यूरेसी यहाँ हमें देखने में आई है कि जो आप लोग वो कर रहे हैं सॉर्टेड, वो कितनी एक्यूरेसी कितनी है? जी, ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो कि पिछले 15-20 साल से कमर्शलाइज्ड है। हमारे पास जो इसमें चांसेस जो हैं वो 90% और मोर। हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो बेसिक प्रोडक्ट है उसमें 90% चांसेस हैं, और जो हाई प्योरिटी है उसमें 95 और मोर चांसेस होते हैं। ये जो लैब है ये ST जेनेटिक्स की लाइसेंस लैब है। यहाँ पर जितने भी SOPs हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो ST के स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। यहाँ पर जितने भी हम मीडियाज़ यूज़ करते हैं वो ST की लैब से, USA से हम इंपोर्ट करते हैं। इस वक्त इस लैब में जो प्रोडक्ट बन रही है उसका वही स्टैंडर्ड है जो इस वक्त USA, कनाडा, यूरोप या किसी भी ST की लैब में जो प्रोडक्ट बन रही है, इसके सेम स्टैंडर्ड है, सेम क्वालिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। यहाँ आपकी लैब भी हमने नाज़रीन देखा है, और ये लग रहा है कि पाकिस्तान नहीं, हम कहीं और आए हैं, और जितनी तेज़ी के साथ इस काम में तरक्की हो रही है और जिस तरह हमें रिज़ल्ट्स आपको प्रोग्राम में हम दिखा रहे हैं कि वो मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स जो एक ख्वाब देखा जा रहा है लाइफ स्टॉक में, वो यकीनी तौर पर पूरा होगा। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। यहाँ
यहाँ जी पूरा एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के तहत एक दरवाज़ा बंद करेंगे, दूसरा दरवाज़ा फिर खोला जाएगा। तो ये एक प्रोटोकॉल है। हमें रिकॉर्डिंग में भी मुश्किल होगी। ये पूरा एक प्रोटोकॉल को वो रखते हुए जी अब इजाज़त मिली है कि अब आप अंदर आ सकते हैं। तो एयर प्रेशर जो है वो हुआ है और एयर प्रेशर के बाद फिर हम लैब में वो जा सकते हैं। बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, मेरे ख्याल है 1 2 3 4 और ये अब 5वां दरवाज़ा होगा। अब इजाज़त मिली है। सेंटर में एक से एक चीज़ जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ तक पहुँचने में, IVF लैब के अंदर पहुँचने में हमें मेरे ख्याल है को 5 जो डोर हैं वो क्रॉस करने पड़े हैं। पूरा एक प्रोटोकॉल है, वो आप देख भी रहे होंगे हेड टू टो। वो उस प्रोटोकॉल को पूरी तरह से वो फॉलो करके आना पड़ता है। डॉक्टर कैसे शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। IVF लैब में ये है क्या लैब, क्या करते हैं आप, जो आम समझने वालों को, देखने वालों के लिए? जी, आम देखने वालों के लिए इस तरह से है कि जी ये जो IVF टेक्नोलॉजी है ये एक जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ होती है, स्पेशली एनिमल्स के लिए। तो इसमें हम करते ऐसे हैं कि नॉर्मली एक गाय 1 साल में एक बच्चा देती है और सारी ज़िंदगी में 5 से 6 बच्चे दे सकती है। लेट्स से कि जी हमारे पास एक अच्छी गाय है, तो हम बजरिया IVF टेक्नोलॉजी हम उस एक अच्छी गाय से 1 साल में 20 से भी ज़्यादा बच्चे ले सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल 20 से ज़्यादा? जी, तो इसमें होता है ऐसे है कि जी हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेहतरीन से बेहतरीन एनिमल्स, ठीक है, और उन एनिमल्स से हम एग्स कलेक्ट करते हैं। ओके। तो इस सूरत में हम उन एनिमल्स को डोनर कहते हैं। इन एग्स को हम लेबॉरेटरी में मैच्योर करवाते हैं जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, और लेबॉरेटरी में मैच्योर कराने के बाद इनको एक अच्छे बुल के स्पर्म के साथ हम उसको फर्टिलाइज करवाते हैं, ठीक है, और फिर ये जाइगोट बन जाता है। तो फिर इसको हम 7 दिन मज़ीद इनक्यूबेटर्स में कल्चर करते हैं, तो ये एम्ब्रियो बन जाता है। इसके बाद ये एम्ब्रियो हम दूसरी गायों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन ये बेसिकली उसी गाय का बच्चा होता है जिस गाय से हमने एग्स कलेक्ट किए थे। तो इस तरह से हम 1 साल में एक गाय से 20 से भी ज़्यादा अच्छी नस्ल के बच्चे हासिल। तो जब से ये लैब बनी है तब से मतलब आपका ये सक्सेस रेट कितना रहा है इसमें, और कितना आपने इस अफज़ाइशी नस्ल पर काम किया? जी, ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव्स के प्लेटफॉर्म के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़ारों की तादाद में एम्ब्रियोज़ प्रोड्यूस भी किए हैं और ट्रांसफ़र भी किए हैं। अच्छा। तो अभी इस टेक्नोलॉजी के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हम फ्रेश एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र करते हैं और दूसरा फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र करते हैं। फ्रेश एम्ब्रियोज़ तकरीबन 45 to 50% हमें प्रेगनेंसी रेट देता है, और अगर एम्ब्रियोज़ फ्रोज़न शक्ल में हों तो 35 to 40% कंसेप्शन रेट मिलता है। डॉक्टर साहब, नेशनली ये किस तरह से रोल प्ले करेगी? हम तो सिंध से लेकर तो KPK और GB और आज़ाद कश्मीर, हमारे पास तो सब जगह गाय भी हैं, भैंसें भी हैं। नेशनली कैसे ये रोल प्ले करेगी? जी, इसमें देखें हमने नेशनल लेवल पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जी हमारे पास साहिवाल, चोलिस्तानी गाय, ये वो ऐसी मतलब इनके कुछ स्पेसिमेंस, वो एनिमल्स जो 20-20, 25-25 लीटर्स ऑलरेडी दूध दे रहे हैं, हम उन एनिमल्स के एग्स कलेक्ट कर रहे हैं, और उन एग्स को फिर हम स्पर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके लैब में एम्ब्रियोज बना रहे हैं, और फिर फार्मर्स के उन एनिमल्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा दूध नहीं देते। तो अब उनके पास जो नेक्स्ट प्रोजनी आएगी इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट ईयर्स, तो ये बड़े ही हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होंगे। तो ये इस तरह से, और इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो अभी एक जो मतलब मौजूदा, अगर हम फॉर एग्जांपल हम पिछले 5 साल की बात करें तो 2020 से लेके 2025 तक हमारी जो फैटनिंग इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह डबल हो चुकी हैं। अब ये पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के फार्मर के लिए, लाइफ स्टॉक के मुस्तकबिल के लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चेंज है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टाइम टेकिंग होती है कुछ चीज़ें, ये कोई रातों रात जो है वो नहीं आना है। इनकलाब आने के लिए भी एक वक्त चाहिए होता है, और ज़रूरी इनकलाब में स्पेशली इन लाइफ स्टॉक वो इन फ्यूचर हम देखते हैं कि बहुत बेहतरी वो नज़र आएगी। IVF लैब में जो रोल हमें नज़र आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंजला अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं जो एक आम फार्मर है वो किस तरह से इस लैब से फ़ायदा ले सकता है, एक आम किसान। हमारे पास 2 डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं इसके लिए। एक ये है कि आप हमसे सीमन या एम्ब्रियो और प्रेग्नेंट एनिमल जो है वो खरीद सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर फार्मर खुद चाहता है कि उसकी आला नस्ल के जो जानवर हैं उसका OPU किया जाए और उससे फिर एम्ब्रियो प्रोड्यूस किया जाए और देन उसके रेसिपिएंट एनिमल में ट्रांसफ़र किए जाएँ, तो ये भी हम लोग जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, और आप खुद हमसे भी
परचेज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे वो सिलसिला नहीं कि कोई भी किसान चाहता है तो वो उसके लिए इजी है, वो ऐसे लग रहा होता है कि शायद यहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है, और किसान आपको पता है वैसे ही डर रहा होता है दफ्तरों से, जगहों से, चीज़ों से। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको एडजस्ट कर देंगे। सही। डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि ये हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो आपके पास लेबॉर्ट्री है, ये किस लेवल की है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, वो स्टैंडर्ड है जो दुनिया में इस वक्त है IVF का? हमने जितनी भी जो इंपोर्ट की हुई है सारी मशीनरी, ये ब्राज़ील से की हुई है। तो मतलब जितनी भी यहाँ पे लैब्स हैं उनमें तकरीबन हमारे पास जो मशीनरी है वो सबसे अच्छी है। सही। तो ये पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है वो भी उस स्टैंडर्ड में आ रही है जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जाए, और चीज़ें भी बेहतर हो रही हैं। बस हमें उम्मीद है बीइंग एक पाकिस्तानी कि पाकिस्तान लाइव स्टॉक में इसी तरह से तेज़ी से तरक्की करे, जैसे हम यूरोप में देखते हैं छोटे छोटे मुल्क उतने बड़े हमारे पास सूबे हैं, वो इतनी बड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हम देख रहे हैं कि वो अपना गोश्त की सप्लाई पूरी दुनिया में इस तरह से कर रहे हैं, और एक ज़रूरी मुल्क होके हम पीछे हैं। लेकिन अब उम्मीद लग रही है इस इनिशिएटिव के बाद कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मामले में भी अपनी बेहतरी करके वो दिखाएगा। तो चलते हैं जनाब, बाहर भी देखते हैं, दोनों लैब्स आपने विज़िट किए, बाहर कुछ किसानों से मिलवाते हैं, जो जानवर हैं वो देखते हैं कि वो किस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप एक एक चीज़ जब देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर और हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है जो चंद साल पहले तक हमें ये लगता था कि हर चीज़ ही हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। GCLI के तहत जो अब ये काम हो रहा है, जिसे हम आसान लफ्ज़ों में, आसान भाषा जिसे कहते हैं वो कहें तो मसनूई अफजाश नस्ल का काम, वो 2 तरीक़ों से हमने आपको डिटेल भी उसकी दिखाई है, लैब में भी विज़िट करवाया है। लेकिन इसका मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट लेवल पे क्या चीज़ें वो बेहतर हो सकती हैं, और किसान के लिए क्या वाकई इतना फ़ायदा मंद है, जिसकी हम इंट्रो में भी बात कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर वाजिद अरशद ख़ान साहब, डायरेक्टर हैं ब्रीड पंजाब के, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है बड़े हरदिल अज़ीज़ किस्म आज हमारी ब्रीफिंग के दौरान भी डॉक्टर अलीम भट्टी साहब, मैंने पंजाब लाइव स्टॉक ब्रीडिंग अथॉरिटी के। भट्टी साहब आपको भी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये आज हम ब्रीफिंग में ले रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में शायद अब लाइव स्टॉक का एक पूरा इनकलाब आने वाला है। ऑब्वियसली वो सैलाब की तरह तो नहीं आ सकता, विद द पैसेज ऑफ टाइम है। क्या चेंजेस आ रही हैं इस सारे अमल से, और ये कितना ज़रूरी था जो शायद हमें आज से 20-25 साल पहले करना था वो आज कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने ये बहुत ही अहम मौजू है जिस पे बात शुरू की है। आपको ये जान के खुशी होगी कि ये वो दौर है जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ अदारे जो हैं वो बाहम मिल के इकट्ठे काम कर रहे हैं। जिस तरह अभी आप खुद ही फरमा रहे थे, GCLI एक अदारा है, कारपोरेट अदारा है जो लाइव स्टॉक की एक्टिविटीज़ कर रहा है, और हम एज ए पंजाब गवर्नमेंट लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो इसमें हम आपस में कोलैबोरेट करके तो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जिस तरह आपने टेक्नोलॉजीज़ की बात की है, तो जो सीमन टेक्नोलॉजी है ये एक ख्वाब था हमारे फार्मर का और हमारे लोगों का, तो ये हमारे लिए इसको सच साबित कर दिया है GCLI ने। ST जेनेटिक्स का यूनिट लगाकर सिपजी में, सेंटर फॉर बॉइन जो जेनेटिक्स है उसमें, अब हम इसको महकमा के तामुद से इस तरह से ले रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट इनसे ये परचेज़ करके तो सब्सिडाइज रेट पे फार्मर को मुहैया कर रहा है, और ना सिर्फ मुहैया कर रहा है बल्कि उसके जानवरों में इंसेमिनेट कर रहा है। तो इससे जो टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको आप अकेली अफजाइश नस्ल ना समझें, ये टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम ही IVF है कि जिसमें हम एक छोटा बच्चा 7 दिन की उम्र का, जिसमें नर और मादा का मिलाप बाहर हुआ है, वो हम जानवर के अंदर प्लेसमेंट करते हैं। सही। तो इसमें भट्टी साहब जो एक आम किसान के लिए है, आज से अगर हम 2 साल पहले देखें और अब कितना फ़ायदा हुआ है, और मुस्तकबिल इन फ्यूचर कि वो पूरी एक नस्ल तैयार करे और उस नस्ल के बाद उसको कि वो फ़ायदा क्या होगा? आम किसान तो ये सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि सीमेंट डोज तो अफोर्डेबल थी बड़ी कॉर्पोरेट डेयरीज़ के लिए। तो ये पहली दफ़ा हुई, बल्कि मुझे यहाँ आके कुछ और पता चला है कि उसकी प्राइस गवर्नमेंट ने सब्सिडी के साथ
इतनी कम है कि उसको मेरे ख्याल अनाउंस भी नहीं करना चाहिए, अच्छा। क्योंकि इतनी ज़्यादा मार्केट प्रेशर आ जाएगा। सही। तो इससे फ़ायदा है कि आपका 50% जो मेल पैदा होने थे, जिनको जानवर को पालना और उसको दूध पिलाना मुश्किल होता था फार्मर के लिए, वो सब अब फीमेल पैदा हो सकते हैं, ख़ास तौर से बफलो में। तो वो फार्मर जो बिल्कुल उन्होंने कभी सोचा, बल्कि मैं तो डिपार्टमेंट के लिए भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कोऑर्डिनेशन है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का, और हमें इससे भी आगे कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर का करना है, ताकि जो चेंज है ये खाली लाइफ स्टॉक फार्मर के लिए नहीं है, ये सारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है। अच्छा बड़ी साहब, एक चीज़ जो अभी आपने बात की ना कि पाकिस्तान में वैल्यू एडिड वाला मामला हमने देखा मार्केट में बहुत कम है। बड़े स्टोर्स में जब भी हम जाते हैं वहाँ पे ये फ़लाँ मुल्क की जी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये फ़लाँ मुल्क की डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कोई बेहतरी आएगी इस अमल से? हाँ जी, उसमें ये होगा कि बाहर के मुल्कों में उनकी इनकम के हिसाब से दूध की प्राइस कम है, इसलिए प्रोसेस कर लेते हैं। सही है। हमारे मुल्क में दूध की प्राइस और अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसको प्रोसेस करने से उसकी कीमत 3 टाइम ऊपर चली जाती है। तो हमारे इस वक्त जो लोकल डेयरी है, इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स में क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू है, इसलिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ब्रीफिंग के दौरान एक बड़ा जुमला मेरे दिमाग में अटका हुआ था, चाहूँगा उसमें, उस वक्त ब्रीफिंग में कहा गया इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद जो जानवर हैं जो दूध दे रहे हैं डेयरी का, सिर्फ 1 लीटर उसका इजाफा हो जाए तो $4 बिलियन पाकिस्तान का इजाफा हो सकता है। क्या ऐसा ही है? और इस अमल से जो अभी हो रहा है कि पहले 3 से 4, 5, 6 लीटर तक देने वाला जो जानवर है वो 8, 10, 12 पे पहुंच जाएगा? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप जानवरों की तादाद के हिसाब से अगर देखें तो जो सर्वे है उसके मुताबिक 27 मिलियन बफलो और 29 मिलियन काउस जो हैं हमारे मौजूद हैं। इनमें से अगर ब्रीडेबल जानवरों का हम तखमीना लगाएं तो 1/3 जो जानवर होते हैं वो ब्रीडेबल होते हैं और पैदावारी सलाहियत रखने के काबिल हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि 1 लीटर दूध बढ़ने से इतने जो है रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, लेकिन आप ये देखें कि ये 1 लीटर तो मुमकिन आपको एक कैलकुलेशन बताने के लिए है। तो ये वाकई जो बिलियंस की हम बात कर रहे थे, उस बिलियंस तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त दरकार है, लेकिन वो वक्त बहुत करीब है, जिस तरह से अब कोशिश भी हो रही है। अब लाइंस में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे बुल खड़े हुए हैं जिसको देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है कि इतना खूबसूरत जानवर है, और अगर इनके सिमन से आगे अफजाइश नस्ल हो रही है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में एक अच्छी ब्रीड तैयार होने वाली है अगले आने वाले वक्त में। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि मुख्तलिफ ये मौजूद हैं, ये कौन कौन सी नस्ल हैं? और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो है टैगिंग वो बाकायदा वो आप देखेंगे वो लगी हुई है, और दूसरे भी जितने भी जानवर हैं उन पे वो जो टैगिंग है वो बाकायदा, टैगिंग के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, मुझे बताया कि ये कौन सी नस्ल है और इसका क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये सबसे पहले जो हमारे पास बुल मौजूद है इसका नाम है टाइगर, और ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है और ये डेयरी ब्रीड है सर। अच्छा। और ये इसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत आउट क्लास है, 12,000 प्लस इसकी जो है मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड है। ठीक है। इसका सेक्स सीमन जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। ये जो है सर ये बैंडिट बुल है और ये अमेरिकन ब्रीड है, CRV जेनेटिक्स की, अमेरिका से इंपोर्ट हुआ है। ये हाई TPI, इसकी जो TPI है वो 3244 है, और इसका जो नेट मेरिट है 854 है। इस वक्त ये मार्केट में अवेलेबल बुल्स में सबसे टॉप क्लास बुल्स है। उससे भी मुझे लग रहा है इसलिए ज़्यादा। ये भी एक हमारा अमेरिकन बुल है, ठीक है। ये इसकी जो TPI है 3174 है और इसका नेट मेरिट 567 है। ये भी डेयरी ब्रीड है और इसके जो मिल्क रिकॉर्ड है वो आउट क्लास है, 1177 इसका जो मिल्क रिकॉर्ड है पाउंड में। ये तकरीबन 15,000 लीटर जो है अपने सूए के अंदर दूध इसकी जो है 15,000 लीटर ऑलमोस्ट। अगर आप एवरेज निकालें तो 50 लीटर प्लस इसका दूध होगा इसकी जो गाय आएगी। ड्रैको ये भी अमेरिकन ब्रीड है, USA से इंपोर्ट है, CRV जेनेटिक्स का, और इसका सीमन भी अवेलेबल है। इसकी TPI मैं आपको अभी बता देता हूँ। ड्रैको की जो TPI है वो 3293, ये भी हाई TPI, इंतहाई बहुत अच्छी ज़बरदस्त TPI है, और इसका नेट मेरिट 721 है। गाय जो बुल है इसका जो नेट मेरिट है वो 845 है। जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको पता है कि नेट 845 नेट मेरिट का बुल किसी भी कंपनी किसी भी का अवेलेबल ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर कमर्शियली फार्म पे। जो कॉर्पोरेट फार्म्स है वो तो अपना बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन एक फार्मर जिसके पास 20 एनिमल है 30 एनिमल है उसके लिए नेमत से कम नहीं है कि 845 नेट मेरिट और 3236 TPI का अमेरिकन बुल का जेंडर सॉर्टेड सीमन इस वक्त पाकिस्तान में बन रहा है। तो ये एक आउट क्लास चीज़ है। तो ये मुख्तलिफ जो हैं बुल, उनकी क्वालिटी और उनकी चीज़ें वो बताई गई हैं। अब ये भी देखते हैं कि कैसे जो एक आम फार्मर है
वो किस तरह से इसको अपने यहाँ पे अपने गाय को, अपनी चीज़ों को वो यूज़ कर सकता है, ये भी अब चल के मज़ीद बात करते हैं। यहाँ एक से एक सवाल बन रहा है। जब हम लैब में भी मौजूद थे, बाहर भी, और जानवर आप देख रहे हैं वो भी हमारी ही तरफ आ रहे हैं और बड़े सेहतमंद किस्म के जानवर हैं। डॉक्टर फजल वदूद साहब चोलिस्तान यूवास के प्रोफेसर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुनियादी तौर पे हम जब से ये विज़िट कर रहे हैं और इसका ये क्या हम ये समझ सकते हैं कि एकेडमिकली पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग इस मामले में हो जाए कि यहीं सब की सब चीज़ें जो हैं वो मैसर हो जाएं स्टूडेंट्स को भी, और जो रिसर्च हैं वो भी, कि वो जो बाहर का जितना भी इंपोर्ट है, चाहे वो रिसर्च इंपोर्ट हो रही है या वो जानवर इंपोर्ट हो रहा है, वो रुक सके। सर इसमें जो ये GCLI का जो अभी जो इनिशिएटिव है ये बड़ा बेहतरीन है कि पहले हम सिर्फ टीचिंग की हद तक था, प्रैक्टिकली हमारे पास यूनिट्स नहीं थे, और जो सीमन था वो हम इंपोर्ट कर रहे थे। उसमें जो हमारे इश्यूज थे, कास्ट का इशू भी था जो कि अब उसमें काफ़ी कमी आई है इनके इधर शिफ्ट होने से। और दूसरा जो ये है कि हमारी रिलायबिलिटी बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि हमारा फार्मर आता है इनके पास डायरेक्ट और सीमन ले लेता है, उससे जो है वो अपने अंदर भी फार्मर के व्यू सुने, तो उससे वो जो कंसेप्शन रेट भी जो है उनका बेहतर हो गया है। और दूसरा जो मेल फीमेल की रेशो है वो अपनी जो जेंडर बैलेंस वो फार्मर अपना कर लेता है फार्म पे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है क्योंकि आप खुद पढ़ा रहे हैं, तो ये जो फैसिलिटीज़ ये स्टार्ट हुई हैं, इसके बाद आप ये समझते हैं कि बच्चों को भी अपनी स्टडीज़ और चीज़ों में बड़ी हेल्प मिलेगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो अब स्टूडेंट जो है जो चीज़ें हम लिटरेचर में पढ़ाते थे वो फिज़िकली देख सकते हैं और उससे जो है वो गेन करेंगे, और रिसर्च में भी आगे वो जो है हम इनोवेशन लेके आएंगे। तो अगले आने वाले दौर में जितने भी वेट हैं वो इसका मतलब है बेहतर से बेहतर फील्ड में वो भी मज़ीद वो नज़र आएंगे। जी भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो इनकी तरफ से हमें भी इनविटेशन गई है कि आप हमारे साथ MOU करें। अच्छा। और जो उससे जो है आपकी जो स्टूडेंट आपका जो नॉलेज है वो हमारे साइड पे ट्रांसफ़र होगा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें शिफ्ट होगा, तो उससे फील्ड में और फार्मर्स को बड़ा फ़ायदा होगा। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आप देखते हैं जनाब कि जो जिस मकसद है GCLI का वो किस तरह और कितने अरसे में पूरा होता है, लेकिन बहुत बड़ा ये विज़न है कि अगर 1 लीटर दूध की मिकदार सिर्फ बढ़ जाती है तो उसका इकनॉमिकली पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता है, ये भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ सेंटर में सिर्फ ये नहीं है कि आप लैब्स जो हमने आपको दिखाई हैं, हमने प्रोफेसर साहब की बात सुनी है कि वो क्या है, यहाँ प्रैक्टिकली भी कुछ हुआ है और वो कामयाब तजुर्बात में रहे हैं कि सिमन में। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, हासिलपुर से इनसे क्या ताल्लुक़ है, कैसे हैं आप? अल्लाह का नाम क्या है? ताहिर महमूद जी। ताहिर महमूद साहब हासिलपुर से आप बताएं क्या आपका तजुर्बा रहा है? आप उस वक्त कोई बात कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। तजुर्बा मेरा रहा है कि मेरी जो डेयरी में जो लाइफ है ना वो 8 साल है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊँ, मैंने 2018 में चोलिस्तान यूनिवर्सिटी से AIT का कोर्स किया है इस उम्र में। मैं यही कह रहा हूँ 18 तो मतलब अभी? जी अभी। अच्छा, यानी मैं यूनिवर्सिटी का भी चाचा था। मैंने तारक में ज़्यादा कश्तियाँ 60 के डेयरी में आया हूँ। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जैसे हॉस्पिटल में जाता है मरीज़ तो उसको ICU में ले जाते हैं, पूरे आधे घंटे पौने घंटे बैठे बाद डॉक्टर कहता है फिर अब आप खतरे से बाहर हैं। अभी 8 साल में मैं खतरे से बाहर हुआ हूँ, फ्रेश नहीं, अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हुआ। अच्छा। अभी हॉस्पिटल में हूँ। सही, यानी डेयरी का सेक्टर ऐसा है कि इसमें जो कहते हैं ना भी मैं आज डेयरी में इंटर हुआ तो और मैं कल बहुत हो गए, नहीं, इसमें टाइम है, लिमिट है, वक्त लगता है। सही है, ऑन गोइंग प्रोसेस है ना, लंबा चले। अच्छा, GCLI की ये पूरा इनिशिएटिव है, उसमें वो करेंगे कि जनाब यहाँ हमारे पास लैब्स हैं, यहाँ जेंडर सॉर्टेड सीमन्स के साथ हमने चीज़ें बेहतर कर रहे हैं। आपने उस वक्त बता रहे थे आपको कोई तजुर्बा रहा है, वो क्या है? आपने यहाँ से कोई सीमन लिया है, क्या किया है, मुझे थोड़ा सा बताएं ना। हमारे जो आम नाजरीन हैं उनके समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आसान तरीके से। सर ऐसे मैं कि 8 साल से ना मुख्तलिफ कंपनियों के इंपोर्टर सीमन यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे पता लगा कि एसटी जेनेटिक की लैब इधर आई है। ठीक, तो मैं स्पेशली हासिलपुर से 300 किलोमीटर सफ़र करके इधर आया। इधर आके मैंने 2 बुल जिंगली और ड्रिचो का इंतखाब किया, उनकी 10-10 डोजें दे लेके गया। अच्छा, जाते ही मैंने 5 की ड्रिचो की सेमिनेशन की, 5 मैंने जिंगली की। अच्छा, उसके बाद मैंने स्टे किया कि इनका कंसेप्शन रेट देखूं, बाकी 10 जो पेंडक रहने दो। ठीक है, मैंने उन्हें पेंडक किए। 21 दिन के बाद मेरी 2 गायें जो है वो रिपीट हुई, बाकी जो टोटल हैं कंसीव कर गई। उसके बाद मैंने बाकी यूज़ किया।
उनकी तकरीबन 16 गायें जो है ना मेरी वो 1 की क्रॉस कर गई हैं। तो आपकी रिजल्ट का फिर हम ये कह सकते हैं 90% आपका रिजल्ट तकरीबन ठीक आ गया। 90 नहीं, इसको आप 80% कहें, 80% रिजल्ट, 80% कहें। सही। तो इतने 8 साल में मैंने 80% रिजल्ट नहीं देखा। अच्छा। मेरा 2022 में सबसे अच्छा रहा था CRV का, एक बोल था टर्नाडोस का, वो भी 65% था। ओके, तो फिर यहाँ भी इसका मतलब है कि इधर रिजल्ट्स के मामले में सबसे ज़्यादा बेहतर आपका। सबसे ज़्यादा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं ऐसा देखा था। अच्छा, एक सवाल हम सिर्फ इधर खड़े हैं इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ आसान है चीज़ें हासिल कर लेना? पूरे पाकिस्तान में GT रोड है। हाँ। आप कहीं से भी कोई भी बस है वो लाहौर को तो आती है, इस्लामाबाद को तो आती है, कहीं से भी अपना कंटेनर पड़ने और यहाँ जो नीचे उतरे तो यहाँ फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ फैसिलिटी मिल जाती है। अच्छा, पूरी तरह से। सबसे अच्छी बात है कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। देखिए CRV ने वो अपना सीमेंट इंपोर्ट किया, वो कराची आया, कराची से उनके हेड ऑफिस में आया, हेड ऑफिस से यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे पास आया, कितने लोग रास्ते में आए। सही। और यहाँ डायरेक्ट है? यहाँ डायरेक्ट है, यहाँ सीमेंट स्ट्राप बनता है और ST डेयरी के कंटेनर में पड़ जाता है। मेरी समझ में तो मुताबिक जो अच्छा जो कंसेप्शन डेटा है वो इसी वजह से आया है कि दरमियान में कोई थर्ड पार्टी मशवरा क्या देंगे आप किसानों को? आपके इर्द गिर्द मैं तो अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप GCL के साथ काम करें, अपने आप पर हम करें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे जाना, अभी हम बाहर से जैसे इंपोर्ट करते हैं जानवर, वो बाहर के माहौल के, बाहर के मौसम के, बाहर की खुराक के साथ होते हैं। जब यहाँ आप ये कर रहे हैं कि इसका सीमन यूज़ किया और उसके बाद लोकल आप यहीं पे बछड़ी तैयार कर रहे हैं, तो वो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे आबो हवा के हिसाब से वो बिल्कुल। देखिए, वो जो आप नहीं कह रहे, मैंने तो हैप्पी कैटल से 7 गायें इंपोर्ट की थी। अच्छा। उनमें 2 आते ही एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। 2 जो आई ना। और अब ये जो प्रोसेस है इसका मतलब ये सेफ है फिर? देखे ना, मेरे पास जो बछड़ियाँ आ रही हैं वो सेफ हैं। ठीक। देखे ना, आप इधर लाहौर में AC में रहते हैं, आपको हम अपने गाँव में ले जाएं, जाके गंदम काटो, आप नहीं काटेंगे, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। चलो, तुसी कहोगे तो ਅਸੀਂ भी काट लांगे। बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये है वो जो सक्सेस स्टोरी है। वो यहाँ आए हुए थे और यहाँ हमने उनसे इसीलिए पूछा कि, और समझाने के लिए, एक आम किसान को समझाने के लिए, एक आम आदमी को समझाने के लिए, मेरे अपने लिए समझने के लिए ये चीज़ थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में SIFC के तहत बैरूनी और मुल्की तौर पर सरमायाकारी का एक मामला शुरू हुआ। उसमें हमने ये देखा कि ज़राअत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था और ज़राअत में एक शोबा है लाइव स्टॉक का, जिसके बारे में आज हमने आपको बताया। GCLI के तहत एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव कि पाकिस्तान में मौजूद जानवरों को उनकी इस्तादात बेहतर करने के लिए मसनूई अफजाइश नस्ल का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसके अगले आने वाले वक्त में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। सिर्फ सादा सा एक मैं मामला कंक्लूजन में देता जाऊँ कि पाकिस्तान में मौजूद जितने भी जानवर हैं, सिर्फ 1 लीटर उनमें इजाफी हो जाए दूध, तो पाकिस्तान का सालाना ज़र मुबादला बढ़ जाएगा $4 बिलियन तक। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिर्फ 1 लीटर के बढ़ने से पाकिस्तान में इस शोबे में इतनी बेहतरी आ सकती है। तो इस पर इस वक्त जिस तरह से हुकूमत का फोकस है, जिस तरह से यहाँ GCLI में काम हो रहा है, मेरा ख्याल है अगले आने वाले दिनों में बहुत सी लैब्स भी बनती नज़र आएंगी, बहुत से लोगों का यहाँ इंटरेक्ट होगा और जो किसान है वो खुशहाल होगा, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए वो दरवाज़े खुलेंगे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।